अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले साल जनवरी के आखिर में इंतखाबात के ऐलान के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इंतखाबी दंगल की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद की खबरें हैं। नून लीग की कॉर्नर मीटिंग्स, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की घन गरज के साथ साथ इलाकाई और मजहबी जमातें भी इंतखाबी मुहिम के लिए सफ बंदी कर रही हैं। पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन सीजन है, ऐसे में पीटीआई के सियासी खिलाड़ी कहां हैं? पीटीआई की सेकंड या थर्ड टियर की लीडरशिप भी अभी तक इंतखाबात की तैयारियों में मेन स्ट्रीम में नजर नहीं आ रही। 9 मई के सानहे तक साबका हुकूमत की बुरी कारकर्दगी के बायस मकबूलियत हासिल कर रहे चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है। पीटीआई को जितनी जल्दी इंतखाबात की थी उतनी और किसी जमात को नहीं। 9 मई के बाद भले ही चेयरमैन पीटीआई का ग्राफ गिरा हो, मगर वो आज भी पाकिस्तानी सियासत के अहम फरीक हैं। मगर चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप के मंजरनामे पर ना होने के बायस पीटीआई अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चला पाएगी? पाकिस्तान के इंतखाबात में कोई बड़ा सियासी चेहरा सामने ना भी हो, मगर उस सियासी चेहरे के सियासी वारिस और सेकंड टियर लीडरशिप जरूर मौजूद रही है। 2002 के इंतखाबात की बात करें, उसमें नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में नहीं थे, मगर उनकी जमातों ने उन दोनों रहनुमाओं के नाम पर जनरल मुशर्रफ के तहत करवाए गए इंतखाबात में डटकर मुकाबला किया। 2008 के इंतखाबात में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बायस पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का भरपूर वोट मिला। 2018 के इंतखाबात से चंद रोज पहले नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान पहुंचकर जेल चले गए, तो नवाज शरीफ के मजलूमियत का कार्ड खेलने के लिए शहबाज शरीफ मौजूद रहे। मगर अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। चेयरमैन पीटीआई जेल में है, शाह महमूद कुरैशी मुकदमात भुगत रहे हैं, सेकंड टियर लीडरशिप के बड़े नाम पीटीआई छोड़ चुके हैं, थर्ड टियर लीडरशिप भी मुकदमात में फंसी हुई है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बेटों और बहनों का भी अभी सियासत में कोई रोल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि जनवरी 2024 में इंतखाबात लड़ने के लिए पीटीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकती हैं। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का आपसे सवाल, पीटीआई आज भी अहम सियासी फरीक, मकबूलियत अपनी जगह, क्या किसी करिश्माती शख्सियत के बगैर वोटर्स को बाहर निकालना मुमकिन होगा? अबसार साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खड़ी है, इलेक्शन का बिगल बज रहा है, तमाम सियासी जमातें ग्राउंड में भरपूर तैयारी कर रही हैं, कोई लीडर, कोई सियासी लीडर चेहरा दिख नहीं रहा है, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या वोटर जेल में बैठे लीडर के लिए खुद ब खुद बाहर आएंगे? किस तरीके से पीटीआई के लिए सूरत हाल को देख रहे हैं? मुश्किल सूरत हाल है पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा, और इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक पीटीआई पर खुद पर ही आयद होती है। देखिए, पीटीआई ने तैयारी जो अभी आज इस वक्त उनकी जो सियासी हिकमत अमली नज़र आ रही है ना, वो ये है कि उनकी कोई हिकमत अमली नहीं थी। पीटीआई ने तैयारी की थी T20 की, लेकिन सियासत जो है ना, ये टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच भी वो जो 6 रोज़ा होता था, आपको शायद याद ना हो, टेस्ट मैचेस 6 रोज़ा होते थे, एक दिन बीच में वक्फा होता था, 3 दिन के बाद पूरा वीक गुजर जाता था एक टेस्ट मैच में, स्लो चलता रहता था। सियासत भी जो है ना, वो टेस्ट मैच की तरह होती है। अब आप देखिए, दूसरी सियासी जमातें जितनी भी, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, सरदार अख्तर मैंगल की है BNP, इन तमाम और बहुत सारी सियासी जमात, MQM है, MQM का भी ये मसला है जो पीटीआई का। इन तमाम सियासी जमातों ने जो टॉप की लीडरशिप है, उसके बाद एक पूरी लीडरशिप होती थी, एक पूरी लेयर होती थी लीडरशिप की, जो बड़े लीडर की गैर मौजूदगी में पार्टी को चलाती थी और तमाम काम करती थी, जिसको हमने मरूसियत का नाम देकर गाली बना दिया। अब आपको समझ आएगी हमारे कल्चर की, और वो लोग जिनके गले सूख गए मरूसियत के ख़िलाफ़ बातें कर करके। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालेंगी, या फिर इमरान खान की कोई बहन क़यादत पार्टी की संभालेंगी, तो फिर मरूसियत की मुखालफत करने वाले उसको किस मुँह से डिफेंड करेंगे? लेकिन हकीकत यही है कि हमारे कल्चर में ख़ानदानीपन, ख़ानदानी निज़ाम, आपकी ब्लड लाइन, DNA की हम मुसलसल बात करते हैं ना इस शो में, हसन निसार साहब भी DNA की बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये जो लोग वोटर्स जो है ना हमारे मुल्क के, वो DNA देखते हैं। DNA से मुराद ये नहीं है कि बहुत आला कोई DNA हो तभी वो उसके पीछे जाएंगे, लेकिन उन्हें पता होगा ये फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ का रिश्तेदार, इनका ये कबीला, ये बरादरी, इस पे हमारे यहाँ सियासत चलती है।
तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होगा सबसे पहले कि वो किधर है, वो सेकंड लेयर जिसने इमरान खान के एतमाद को, उसकी शख्सियत को लेके आगे चलना था। जैसे आपने जिक्र किया शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को आगे लेके चले, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो पहले उनसे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेके चली और अब बिलावल भुट्टो चल रहा है। इसी तरह ANP में खान अब्दुल वली खान, बाचा खान का नाम लेके चले, फिर उनके बाद असफर यार वली चले, अख्तर मेंगल, अताउल्लाह मेंगल का नाम लेके चल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान मुफ्ती महमूद का नाम लेके चल रहे हैं। ये अगर कमज़ोरी है तो यही स्ट्रेंथ भी है उनकी, यही शेक्सपियरियन ट्रेजेडी होती है। खैर ये तो होगी एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्क अब मकबूलियत पे पड़ा है, उसकी एक वजह है। मैं आपको, मेरी अभी 2 दिन पहले IBA की एक प्रोफेसर इस्लामाबाद आई हुई थी, वो 20-21 साल की कह रही है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और कई सालों से पढ़ा रही, जर्नलिज्म पढ़ा रही। वो कह रही है कि इमरान खान की बहुत मकबूलियत थी और उसकी मकबूलियत की वजह कुछ यूट्यूबर्स का उन्होंने नाम लिया जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा उन यूट्यूबर्स को सुन सुन के वो इतना पक्के हो गए थे हर झूठ पे और हर गैर वो क्या कहना चाहिए, गैर तस्दीक शुदा बात पे, कि बयानी उनका जहन ही बदल चुका था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से मैं नोट कर रही हूँ कि ये जो नौजवान नस्ल है ये अब इतना कंसर्न नहीं फील करते PTI के लिए जितना ये पहले करते थे। और उसकी वजह ये है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, कि एक तो खान साहब जेल में चले गए तो जो रोज़ाना का उनका एक तकरीरी माजून हमें मिलता था और नई नस्ल को वो नहीं मिल रहा। फिर कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कानून हरकत में आया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जिसकी वजह से अब प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडा बड़ी चीज़ है सियासत में ख़ास तौर पे। तो प्रोपेगेंडा का जो जोर कम हुआ है ना, उससे वो जो मकबूलियत है वो नीचे गई है, जो एक वैसे ही मकबूलियत थी। तीसरी वजह ये है कि जब ये चैलेंजिंग टाइम है ना, कि आपका मेन लीडर टीवी पे नहीं आ रहा, उसका नाम नहीं लिया जाता, उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, और जो आपके बिहाफ पे टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के जो लोग आपके लिए, आपको इनकलाब पे आमादा किया करते थे, अब वो बेचारे इधर उधर देखते हैं कि हम बोलें कि ना बोलें, बल्कि वो तो अब दूसरों से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की मुखालफत में। ये दूसरा फैक्टर हो गया। फिर यूट्यूबर्स के खिलाफ मैंने आपको कहा कि वो उनका प्रोपेगेंडा भी चला गया। अब सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, जो इलेक्शन डे वाले दिन जिसका फैसला होगा कि कितने वोटर्स कमिटेड जो हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बार बार दूंगा 2002 की, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने 1985 के इलेक्शन का बाइकआउट ना करते तो वो भी एक एग्जांपल अच्छी बनती। लेकिन 2002 में जब नवाज शरीफ और पूरी फैमिली में यहाँ से चले गए तो कितने लोग घरों से निकल गए और बैलेट बॉक्स में उन्होंने जाके वोट डाले, वो 35 लाख थे। अब देखना यह है कि वो PTI के कितने कमिटेड वोटर्स हैं जो बगैर किसी प्रोपेगेंडा के, बगैर लीडरशिप के, बगैर सेकंड ईयर लीडरशिप के बाहर निकले और जाके कहें हम आज भी आपके साथ। मगर एक चीज मुख्तलिफ है कि चेयरमैन PTI कहीं बाहर नहीं गए, वो यहीं पर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि जेल में है। क्या जेल भी एक मजलूमियत कार्ड हो सकता है? ये अपनी जगह एक सवाल है। ज़ैगम साहब, मजलूमियत कार्ड के लिए भी कोई सियासी वरासत चाहिए होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिसालें और दीगर जमातों की बात हुई। PTI के पास क्या कोई करिश्माती शख्सियत है चेयरमैन PTI के अलावा? अगर नहीं तो इंतखाबात से पहले क्या PTI को किसी सियासी वारिस के हवाले करना पड़ेगा? जेल में इमरान खान है, रगड़ा PTI का निकला हुआ है और खुशबू लगाकर PDM जमातें इलेक्शन में आने को तैयार नहीं है। 6 महीने कौमी इंतखाबात मुलतवी करवा दिए, 1 साल सूबाई इंतखाबात मुलतवी करा दिए और अभी भी जनवरी में मौलाना को सर्दी लग रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो PDM की अपनी गैर मकबूलियत है। सही। किस तरीके से वो अपने सायों से डर रहे हैं। जो एक कैरिज्मेटिक लीडर होता है वो जेल में हो तब भी वो वोटर्स को पुल करने की सलाहियत रखता है। 2018 में हमने देखा कि नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था इलेक्शन के वक्त। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स को टिकटें वापस करने पे मजबूर किया गया। उसके बावजूद RTS बिठाना पड़ा और फिर भी जब रिजल्ट आया तो पंजाब में ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज के पास थी। उसके बाद फिर भी जहांगीर तरीन साहब को अपना जहाज़ उड़ाना पड़ा और तब जाकर मखलूत हुकूमत मरकज़ में बनी और पंजाब में PTI अपनी हुकूमत बना पाई। ठीक।
इस वक्त मेरे ख्याल में जो बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पीटीआई के पास मेन लीडर नहीं है। देखिए, जो मसला होता है कि ख़ानदान में वारिस कौन बनेगा, पहली तो बात यह है कि हमारे निज़ाम में, हमारे कल्चर में 101 फ्रॉड हैं। अगर हैं तो क्या ये फ्रॉड होने की जस्टिफिकेशन है? अगर कोई किसी विरासत पे काबू कर ले, अगर मोहम्मद अली जिन्ना का ख़ानदान पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लेता और कहता देखो हमारा कल्चर जो है, मशरबी कल्चर जो है, इसमें तो यही होता है, तो क्या हम कहते कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप तो बाबा जी की पोती हैं, नुस्ली वाडिया साहब आप पढ़ पोते हैं, तो आप हुकूमत करते रहें? ये कौमी वर्सा होता है, सियासी जमातें करोड़ों लोगों की होती हैं। अगर ख़ानदानों ने जी फातिमा जिन्ना की अलग बात है, बिल्कुल वो तहरीक की उन्होंने क़यादत की थी, तो वो अलग बात है। करोड़ों लोगों का ये वर्सा होता है। अगर ख़ानदानी मलकियत को इसको बना लेता है तो उसके खिलाफ बात करना हम पे लाजिम है। इस वक्त जो पीटीआई को मेन मुश्किलात हैं वो 3 हैं। वो सिर्फ कैरिस्मेटिक लीडर, करिश्माती लीडर का ना होना नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि वोटर को पार्टी की तंजीम निकालती है। बिल्कुल। और पार्टी की तंजीम इस वक्त मौजूद नहीं है। सेकंड टियर लोग भाग चुके हैं, थर्ड टियर लोग भाग चुके हैं 9 मई के पागलपन की वजह से और उसके बाद जो रिएक्शन आया। दूसरी बात, वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए इलेक्शन दिन के लिए बहुत सा खर्च चाहिए होता है। इस वक्त पीटीआई की फंड रेजिंग की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। ये दूसरी उनको मुश्किल पेश आएगी। तीसरी मुश्किल कि उनके कैंडिडेट नातजुर्बाकार हैं, नए हैं। जो कैंडिडेट होता है वो खुद अपने जो उसके ताल्लुकात होते हैं। ज़ैनब साहब, कतर कलामी की माजरत, जो बात आपने ऊपर कही कि करिश्माती शख्सियत वोटर को पुल करने की सलाहियत रखती है, अगर फेस नहीं मौजूद है, फेसलेस है, लीडर अंदर है, ये जो आप बातें कह रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन हो, स्ट्रेटेजी हो, टिकट्स देना हो, फंडिंग हो, इस सब, तो क्या ये चीजें काम नहीं करेंगी? फिर चाहे लीडर अंदर है, ये काम नहीं करेंगी, उस सूरत में तो फिर वोटर कैसे बाहर आ जाएगा अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी? देखिए, मैं यर्ज कर रहा हूँ कि करिश्माती लीडर का जेल में होना बड़ा मसला नहीं है इस वक्त। बड़ा मसला ये 3 फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स की वजह से वोटर्स का बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर आप इसको बैलेंस करें पीडीएम की अपनी अदम मकबूलियत से कि वो कितने अदम मकबूल हैं। इस वक्त आप पीटीआई के वोटर को छोड़ दें। इस वक्त सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नवाज का वोटर क्या करेगा? क्या वो निकलेगा? अगर निकलेगा तो क्या वो मुस्लिम लीग नवाज को वोट देगा या उसके खिलाफ इंतकाम लेगा? इस वक्त बहुत अनप्रडिक्टेबल, गैर मुतवक्के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स को इस वक्त प्रेडिक्ट करना, बताना बहुत ही मुश्किल है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, एक अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शंस की बात की है, लेकिन जाहिर बात है फिर कहा जाता है कि सबको ग्राउंड और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सर्विस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई आज भी मकबूल हैं। जेल में बैठकर मकबूलियत वोटर को पोलिंग बूथ तक लाएगी। ग्राउंड पे जो फैक्टर्स काउंट करते हैं, टिकट देने से लेकर इलेक्शन के दिन तक, वोटर निकलने तक, कौन उसको चेहरा देगा ग्राउंड पर? कौन होगा पीटीआई के पास? कोई करिश्माती शख्सियत है, कोई सियासी वारिस दरकार होगा, या लोग खुद ब खुद लीडर के लिए बाहर आ जाएंगे? वो लोग चेहरा देंगे जो सर्वे करके कन्विंस कर रहे हैं आपको, और उनसे कन्विंस हो के हम टेलीविज़नों पर इसको ज़ेर बहस ला रहे हैं, वो लोग चेहरा देंगे ना। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्त ने कि जो असल रिक्वायरमेंट है किसी भी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन में जाने की, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो नहीं है, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन पर ख़ुद आयद होती है। किसने कहा था कौमी असम्बली से बाइकाट करें? किसने कहा था कि 2 सूबों की वो हुकूमतें जो उनकी अपनी हुकूमतें थीं उनको ख़त्म किया जाए? ये मशवरे किसने दिए थे? जिन लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप तहरीक चलाएं, और तहरीक भी ऐसी चलाएं जिसके नतीजे में 9 मई का वाक़या हो जाए। देखें, इमरान खान मुसलसल 40-50 से ज़्यादा जलसों से ख़िताब करते रहे, वहाँ पर लोग आके उनको सुनते रहे और किसी ने उनको जलसों से रोका नहीं। एक दफ़ा उनको एक लॉन्ग मार्च से रोका गया, जिसकी बिना पर वो तमाम पुलिस अफसरान, खा वो ASI भी थे, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको पनिश किया गया। जब उन्हें दोबारा मौका मिला पंजाब की हुकूमत की मौजूदगी में और उन्होंने कॉल दी, तो उस कॉल के नतीजे में कितने लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचे वो भी तारीख़ का हिस्सा है।
9 मई के वाक़यात में जो अब तक की तमाम तज्जियाती रिपोर्टें अगर चाहे वो सरकारी सतह की हैं, उसमें कहा गया है कि 29,000 लोग कुल थे इन तमाम शहरों में जो उस हंगामे में शरीक थे। सही। ये पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है जहाँ पे हम सोशल मीडिया को देखते हैं। अब इसमें कोई शक ही नहीं और इसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अब देखना यह है कि वो सोशल मीडिया का जो हथियार है, वो वेपन किसने इनको प्रोवाइड किया, उस वेपन के पीछे भी कहानी है। कुछ जनरल्स के रिटायर्ड के नाम आते हैं और अरबों रुपए के अखराजात की बात होती है। सही। यहाँ पे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने ये कहा कि जब किस्मती लीडर जेल में भी हो तो बाकी लवाजमात पूरे नहीं होंगे तो कैसे काम होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नए तजर्बा रखने वालों की बात आपने दुरुस्त कही। 1970 के इंतखाबात को देखें तो उसमें सिर्फ लाहौर शहर को ही अगर स्टडी कर लें तो उसमें नए तजर्बात वाले लोग आए थे। ऐसे लोग आए थे जिनको कोई जानता भी नहीं था और इस शहर के अंदर 2 बरादरियों का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कश्मीरीज का और आइयों का। और वो लोग जिनको टिकटें दी गई वो इन बरादरियों से उस तरह का तल्लक और वाबस्तगी नहीं रखते थे और उन्होंने तमाम के तमाम बुर्ज उल्टा के रख दिए। तो मकसद है कि उनकी, अच्छा ये याद भी रखिएगा, वो पार्टी इतनी पुरानी पार्टी भी नहीं थी। 1967-68 में 9 में बनने वाली पार्टी 70 में इलेक्शनों में चली गई और उसने पंजाब में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर लीं। ये बातें भी हमें सामने रखनी है। अगर एक छोटा सा सवाल, क्या पीटीआई स्ट्रेटेजी बदल कर, मतलब है हम जिस तरह के ट्रेडिशनल स्टाइल देखते हैं टिकट देने का और कैंडिडेट खड़ा करने का, कोई उनकी तरफ से बहुत ज्यादा लॉयर्स को अपना स्पोक्स पर्सन और फ्रंट स्पेस दिया जा रहा है, कोई मुख्तलिफ अंदाज भी देख सकते हैं टिकट देने वालों को ग्राउंड पे लाने को? जारी कर दिए हुए, मेरे पास लिस्ट है। अगर आप दोस्तों के पास, 4-5 के पास लिस्ट नहीं है तो मैं आपको फराहम कर दूंगा। वो लिस्ट इमरान खान साहब के दस्तखत के साथ जारी हुई है। उनको भी तो ट्राई किया जा सकता है। उनमें से इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां तो नहीं। और ये तासर बिल्कुल एक गलत दे रहे हैं उनके हामी कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या अनहोनी हो गई है, उनका कोई वर्कर बाहर ही नहीं रहने दिया गया, उनकी क़यादत में से सिरे से बंदा को बाहर ही नहीं है। ये गलत तासर है, ऐसा नहीं हुआ। लोग गिरफ्तार ज़रूर हुए हैं और उनकी तादाद 1 सैकड़ा हो सकती है वर्कर समेत। तो इसकी बुनियाद पर यह कहना कि उनके लिए मुश्किल होगी। मुश्किल असल में वही है कि ना करिश्माती शख्सियत की जरूरत है ना सियासी वारिस की जरूरत है। एक सेकंड, असल मुश्किल सबके लिए आ रही है। वो है खुशबू लगा के इलेक्शन में जो तैयार होने को फिर रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है इलेक्शन को लेकर। चलें, और सिर्फ एक ही पार्टी, सिंध की पार्टी कोशिश कर रही है कि इलेक्शन। मुझे तो ये इलेक्शन कोई ऐसी अच्छी खबर लाते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि अगर हम नवंबर के अंदर 14-15 लाख लोगों को पाकिस्तान से निकालने का तहिया कर चुके हैं तो इतने प्यार और मोहब्बत से तो जाने से वो रहे। ठीक हो गया जी। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। हमारी जो सियासी ग्राउंड है, -1 फार्मूला हमने बहुत बार देखा मगर नाकाम तजर्बा रहा है हमारी सियासत में। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मिसालें हैं। चेयरमैन, पीटीआई को सियासत से माइनस करना या -1 होना अगर नाकाम रहा तो फिर इसके बावजूद पीटीआई के पास सियासी हिकमत अमली इंतखाबात लड़ने की क्या होगी या इंतखाबात की स्ट्रेटेजी क्या होगी? फर्क है ना, देखिए लीडरशिप का -1 करना, सीनियर लीडरशिप का यानी किसी 1 या 2 फर्द का उनको -1 कर देना और फिर पूरी तंजीम को माइनस कर देना, ये फर्क है जो कि आपको गालिबन बाकी पार्टियों में और पीटीआई की करंट पोजीशन में शायद मिलेगा। और उसका एक बहुत बड़ा असर आएगा, जिस तरह जागम कह रहे थे कि वो तंजीमी सलाहियत जो कि वोटर को एजिटेट करती है, बाहर बुलाती है, वो शायद नहीं हो पाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मेरी चीज़ मेरे ख्याल में ये है, हमें इस आने वाले इलेक्शन में तो पीटीआई कोई कामयाब होती नज़र नहीं आती। क्या इसका मतलब ये है कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर जमात के तौर पर, एक सियासी फरीक के तौर पर ख़त्म हो जाएगी, या वो अभी भी जिंदा रहेगी अगले इलेक्शनों के लिए एक सियासी फरीक के तौर पर? हमारी अजम्पशन ये है कि ये रहेगी, क्योंकि ये एक बेशक करिश्माती शख्सियत की बुनियाद पे बनी हो और उसके बाद वोटर बेस डेवलप हुआ हो, लेकिन उसके बाद एक रद्दअमल भी आया है उसके अंदर, चाहे उसके अंदर जो मर्जी चीज़ें लाई गई हों, सोशल मीडिया था या प्रोपेगेंडा था या बाकी चीज़ें थी। कहने का मतलब ये है कि वो सब चीज़ें आज भी उसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए वो बुनियाद जिसकी बुनियाद पे पीटीआई एक पार्टी के तौर पे उभरी या बन के आई, वो चीज़ें अभी भी मौजूद रहेंगी। आपका अगला सवाल ये कि क्या ये करिश्माती शख्सियत के बगैर
वोटर को हिलाना वो आपने बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाता है। जाहिर है कि जिस किस्म की मुश्किलात हैं, जो जिस तरीके से सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप आपको नज़र नहीं आती, वो जाके अपने लोगों से बात नहीं कर सकती, तो उसको, लेकिन जो इलेक्शन होगा वो दो तरीकों से जांचा जाएगा। एक ये कि क्या इंतकामी वोट आता है, दूसरा ये कि क्या रिजेक्शन हो जाती है, रिजेक्शन ऑफ द वोट। ये दोनों चीजें। इंतकामी वोट का मतलब है बहुत बड़े नंबर में लोग निकले लेकिन किसी और पार्टी को वोट दे दिया, यानी PMLN जो कि इस वक्त वाहिद पार्टी आपको नजर आती है पंजाब के अंदर, उसको वोट ना मिले। सिंध में PPP को मिल जाएगा, बाकी जगहों पे जो भी होंगे उनको मिल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर खास तौर पर ये जो चीज़ है ये न देखने वाली होगी कि क्या इंतकामी वोट पड़ा, यानी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी उनको छोड़ के किसी और को पड़ गया। दूसरा, या आपका टर्नआउट बहुत लो रहा, यानी 30-35%। अगर 30-35% टर्नआउट रहा तो इसका मतलब है कि लोगों ने आपके इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी नहीं दी, मकबूल नहीं किया, आपके कबूल नहीं किया आपके इलेक्शन को। तो ये वो चीजें हैं जो कि डिटरमिन करेंगी कि आया तो PTI की सियासत शायद जिंदा रहेगी। शहजाद साहब, कतई कलामी की माज़रत, एक एंगल और मैं चाहूंगी कमेंट कर दीजिएगा, जो ऊपर भी बात हुई। एक तो क्या किसी सियासी वारिस की जरूरत पड़ेगी या PTI जो कि इसको हमेशा नेगेट करती रही है वो फिर भी स्टैंड आउट कर लेगी? दूसरी बात, बहुत से मुकदमात हैं, कुछ और मुकदमात में भी सजाएं वगैरह और मामला आगे बढ़ सकते हैं। मजलूमियत कार्ड खेलने का मौका मिलेगा चेयरमैन PTI को? डिपेंड करता है। अगर पार्टी बनी ही एक शख्स से है, एक शख्स की बुनियाद पे बनी है, जो कि PTI बनी है, जो कि PMLN बनी है, जो कि PPP बनी है, लेकिन उसके बाद एक सियासी कल्चर अपना लेती है, एक सियासी नजरिया अपना लेती है, और वो उसका रद्द-ए-अमल, मैंने कहा ना, रद्द-ए-अमल के तौर पर आज जब आप PPP और PMLN को देखते हैं तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर वो आज भी सेंटिमेंट मौजूद है जो कि ये कहता है कि तीसरी पार्टी की गुंजाइश या तीसरी सियासी पार्टी की गुंजाइश आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसी पे बहस हो रही है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट क्यों है? ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट इसलिए है कि 16 महीने में PDM बंद थी, आज आपको पूरे सियासी मैदान में सिर्फ PMLN नजर आती है, फेडरल या पंजाब के लेवल के ऊपर। तो ये PDM 2 होगी, चाहे वो किसके साथ मिलके आते हैं। तो इनको बड़ा इम्तिहान PMLN का है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, इन इलेक्शनों की क्रेडिबिलिटी अपनी परफॉर्मेंस के साथ किस तरीके से क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं पाते। वो PTI की लीडरशिप को ट्रैश करने से, जीरो करने से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। इसलिए अगर फेल कर गए तो फिर PDM वाकई फेल हो चुकी होगी और एक नई शक्ल इख्तियार करके सामने आएगी। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को खास फर्क पड़ेगा। PTI अगर जिंदा रही, रहना चाहिए, तो अगले इस इलेक्शन में नहीं, उससे अगले इलेक्शन के अंदर एक फैक्टर जरूर होगी। PTI को फर्क पड़ेगा। PDM के इलेक्शन को लेकर जरूर यहाँ बात की गई और उसकी अदम मकबूलियत पर भी देखना यह है कि वो किस तरह से इलेक्शन में अपने कार्ड्स को प्ले करते हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हल्का बंदियों पर। उस पर भी कुछ सियासी जमातें एतराज़ात उठा रही हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 18, 19 और 20 के तहत नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कौमी और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 272 से कम करके 266 कर दी गई है। एक हल्के में वोटर्स की तादाद 8 लाख से ज़्यादा रखी गई है। इन नशिस्तों में से इस्लामाबाद की 3, पंजाब 141, सिंध में 61, KPK में 45 और बलोचिस्तान में 16 नशिस्तें हैं। 60 मखसूस नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 326 हो गई है। यूँ विफाक में हुकूमत बनाने के लिए मैजिक फिगर 172 के बजाय 169 हो गया है। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध 130, KPK 115 और बलोचिस्तान असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 51 रखी गई है। पंजाब में गुजरांवाला और मुजफ्फरगढ़ से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम की गई हैं। कराची के जिला जनूबी में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा किया गया है, जबकि सांगड़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों और उनकी आबादी को मद्देनजर रखते हुए उनका कोटा तय किया गया है, जिसकी बुनियाद पर हर जिले की नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जिसके बाद हर जिले की आबादी और नशिस्तों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए हल्का बंदियाँ की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों पर कई सियासी जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी, MQM जैसी बड़ी सियासी जमातें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन एतराज़ात के लिए 27 अक्टूबर तक की तारीख दी है। हतमी फहरिस्तें 30 नवंबर को जारी की जाएंगी। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इन तहफ़्फ़ुज़ात को किस हद तक दूर कर पाएगा, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल,
नई हल्का बंदियों पर कई सियासी जमातों के एतराज़ात किस हद तक वाजिब हैं, क्या ये एड्रेस हो जाएंगे? इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में एक तारीख भी मुकर्रर की गई है, जो एतराज़ात जमातें उठा रही हैं कितने वाजिब हैं, आया दुरुस्त एतराज़ात हैं या नहीं? पहली बात तो है कि उनके जो एतराज़ात हैं वो सामने तो आने दें। सिर्फ दो या तीन जगह पे से एतराज़ात सामने आए हैं, उनकी भी डिटेल नहीं है, वो जनरलाइज किस्म के हैं। तो हमें देखना होगा कि एतराज़ात की नोयत क्या है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम इतना वक्त दे रहे हैं आपको, एतराज़ात को जमा कराएंगे, उस पर डिबेट होगी और फिर जो फ़ैसला होगा वो हतमी फ़ैसला होगा। ये जो आप कह रहे हैं ना 272 से अपना नशिस्तें 266 हो गई हैं, इसकी बुनियादी वजह फ़ाटा की जो नशिस्तें हमने दी थी, जब फ़ाटा को ज़म किया खैबर पख्तूनख्वा में, तब से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। ये हमने पहली दफ़ा हमारे इल्म में ऐसे आ रहा है क्योंकि हम इसको बग़ौर इसका जायज़ा ले रहे हैं। असूली तौर पे जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की आबादी 1 करोड़ है तो उस 1 करोड़ आबादी को 266 पे तकसीम किया जाएगा, ये कौमी असम्बली की आबादी का हल्का बन जाएगा। इस हल्के में फ़र्क ये हो सकता है कि कहीं कम हो और कहीं ज़्यादा हो। अब देखना यह है कि पहले हम सियासत में जब करते थे रिपोर्ट इलेक्शन को, तो हम पेशावर 1 को पेशावर 1 लेते थे। अब हम पेशावर 1 को पेशावर 1 नहीं ले रहे, वहाँ से शुरू होते थे 1 2 3 4। अब हम चित्राल को 1 ले रहे हैं और वहाँ से 1 2 3 4 शामिल होकर 266 तक आ रही है। ये भी एक तब्दीली हमें देखने में आई है। जो सूबाई है, सूबे का भी ये तरीक़ाकार है, आबादी तकसीम बाई दी नशिस्तें, जो रिज़ल्ट आएगा, अगर तो रिज़ल्ट आया #4 तो वो सीट नहीं मानी जाएगी। अगर रिज़ल्ट #5 से ऊपर हो गया तो उसको 1 सीट मान ली जाएगी। ये है वो फंडामेंटल जिनके तहत ये हो रहा है। अब इसमें ये देखना है कि ज़िले जो हैं, काफ़ी ज़िले इस 2018 के बाद बने हैं, 16-17 ज़िले पाकिस्तान भर के अंदर बने हैं, उनको भी तो देखना है। क्योंकि आप ये बात ज़हन में रखें कि नशिस्तें बढ़ाई नहीं गई, आबादी बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान वही है, पाकिस्तान की हदूद वही है, सूबों की हदूद वही हैं, वोटर भी बढ़ा, तो वोटर भी बढ़ा ना, आबादी बढ़ी, वोटर बढ़ा, लेकिन उसके लिए नई सीटें नशिस्तें कम नहीं हुई। नशिस्तें जितनी हैं उतनी रखी गई, बढ़ाई नहीं गई। अब इस सारी आबादी के इजाफे को और वोटर के इजाफे को सूबों के अंदर किस तरीके से अपना इस्तेमाल करना है, उनको तकसीम करना है, ये है वो सारी डिबेट जो चल रही है। एक छोटी सी प्लीज मैं ये अभी क्योंकि आपने थोड़ा ज़्यादा तफसील से बताया आबादी और सीटों के हिसाब से, हवाला था मेरे पास कि भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं और उनके ऐवान ज़ेरी में 543 सीटें हैं उनके हिसाब से। बरतानिया में 5 करोड़ के लगभग वोटर है और उनके ऐवान ज़ेरी में 650 है। मतलब दोनों जगह का डिफरेंस बहुत ही ऑड है। एक जगह 90 करोड़ से ज़ायद तो 550 तक है और वहाँ 5 करोड़ और उनकी सीटें 600। हमारा तनासुब ठीक है सीटों के हिसाब और आबादी के हिसाब से? ये बहस आज की नहीं है कि तनासुब ठीक है, नहीं, इस पर कभी फिर डिबेट, मतलब हमें चाहिए और सीटें या नहीं चाहिए, फिर डिबेट आप ना ले जाए, इतना टाइम नहीं है। ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा पार्लियामेंट के जरिए। पार्लियामेंट ही फैसला कर सकती है नशिस्तों को बढ़ाने का। ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है वो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो उसको इख्तियारात दिए गए उसको इस्तेमाल कर रहा है और डिजिटल मरदमशुमारी को सामने रखे। और साफ ज़ाहिर है कि एतराज़ात होंगे, 100% होंगे और होने भी चाहिए। अगर वाइब्रेंट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में जो क्लेम किया जाता है तो आएंगी और दरखास्तें देंगी, फिर हम उसको स्टडी करेंगे कहाँ कौन जेन्युइन फाइट कर रहा है और कहाँ कोई सियासी जो है अपने नंबर को बढ़ाना चाह रहा है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, कुछ आई भी हमारे सामने एक सांगड़ को लेकर आई, कुछ MQM कह रही है कि नक्शे सामने रख के फिर हल्का बंदियां की गई। इत्मीनान है या नहीं है, मार्जिन मौजूद है? आपके ख्याल में कितने वाजिब एतराज़ात हैं और साथ ही पंजाब में नई हल्का बंदियों से PTI को नुकसान होगा नहीं होगा? बहुत वाजिब एतराज़ात है और उसूली एतराज़ात है। देखिए, जमहूरियत का एक बुनियादी असूल है। बुनियादी असूल ये है कि हर शहरी का वोट बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शहरी का वोट ज़्यादा हो और एक शहरी का वोट कम हो। अब उसके लिए इलेक्शन एक्ट में ये लिखा गया है कि जो औसत एक नंबर बनता है एक सीट का, जो इफ्तिखार साहब ने समझाया कि एक सूबे की जितनी सीटें हैं उस पर आप लेकर जो कुल उसके वोट हैं उसको तकसीम कर लें तो जो एक सीट का जितने वोट बनते हैं, इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि उससे सिर्फ 10% का फ़र्क होना चाहिए। 10% से ज़्यादा का फ़र्क एवरेज से नहीं पड़ना चाहिए। सही। अब एक और उसमें तरमीम की गई इसको मज़ीद मदद करने के लिए। तरमीम ये की गई कि अब हल्का बंदी करते हुए
अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो ज़िले की हदूद से भी निकल सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि ये फ़र्क को मज़ीद बढ़ा दिया है, बजाय इसके कि फ़र्क को वो कम करता, ख़त्म करता, क्योंकि दूसरे ज़िले के भी इलाके बना सकता है। अब फाफिन की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 180 हल्के सूबाई और कौमी दोनों वो ऐसे हैं जहां ये फ़र्क 10% से ज़्यादा है। अच्छा। यानी 20% ये हल्के बनते हैं, हर 5वें हल्के में ये प्रॉब्लम मौजूद है। कुछ जगह पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो बन्नू में कौमी असम्बली की सीट है उसके 13.5 लाख वोट हैं। अच्छा। और चित्राल के 5 लाख हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बन्नू के 3 वोटर जो हैं वो चित्राल के 1 वोटर के बराबर हैं। असूल की नफ़ी हो गई। इसी तरह अगर पंजाब में आप आएँ तो अटक की जो नशिस्त है उसके वोट हैं 11.25 लाख और जेहलम के हैं 7 लाख। इसका क्या मतलब हुआ कि अटक के तकरीबन 2 वोटर जो हैं वो जेहलम के 1 वोटर के बराबर हैं। तो ये एक जमहूरी नफ़ी है। अब डिटेल में जाके जब पार्टियां देखेंगी, क्योंकि कुछ पार्टियां कुछ इलाकों में ज़्यादा मकबूल हैं, सही, और कुछ पार्टियां कुछ दूसरे इलाकों में मकबूल हैं। अगर आप ऐसे ज़िलों में सीटें इस तरह की बनाएंगी जहां कम वोटों से एक नशिस्त बनेगी तो उस पार्टी को फ़ायदा होगा जो उस ज़िले में मकबूल होगी। सही। तो ये एक तरीके से जेरीमैंडरिंग भी होगी। सही। ये हम मज़ीद जब तफसील में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहीं जेरीमैंडरिंग तो नहीं होगी। दुरुस्त। जब एतराज़ात सामने आएंगे तो इसको मेरा ख्याल है तवज्जो के साथ, जो एक इसमें इशू है, देखिए एतराज़ात का हक मौजूद है लेकिन इस पर रिप्रेजेंटेशन के लिए वोटर को इस्लामाबाद आना पड़ता है। ये सिर्फ सियासी जमात का मसला नहीं है, ये तो वोटर के हक का मसला है ना। तो ये ज़िलाई सतह पे भी ये जाके हक देना चाहिए कि बन्नू के लोग बन्नू में आके एतराज़ कर सकें कि हजूर हमारे 3 वोटर जो हैं वो चित्राल के 1 वोटर के बराबर क्यों हैं। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल ये है कि जो फैफन की तरफ से भी एतराज़ात है उसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुस्तरद किया गया। देखना ये होगा कि सियासी जमातें, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर एक कहना चाहूँगा, जो आपके एतराज़ात हैं इसके लिए हमें सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, उसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अबसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रहेगा। हल्का बंदियां हो चुकी हैं, एतराज़ात दायर किए जा रहे हैं। शहजाद साहब, किस हद तक एतराज़ात जायज़ हैं, वाजिब हैं, और फिर जो आखिरी तारीख 27 तक की दी गई तब तक मसाइल हल हो जाएंगे? एक पीपल्स पार्टी पे रखकर कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब में ख़ास तौर पर पिछले 13 के बाद से वस्ती शुमाली पंजाब में वो तीसरे चौथे नंबर की जमात, सिंध की तरफ तो चले एतराज़ करते हो, ठीक है, पंजाब में वो भी मुतासिर हो रहे हैं क्या? अच्छा देखिए, 105 मिलियन वोटर्स थे 2018 में, मैं अभी चेक कर रहा था, तो 105 मिलियन यानी 10 करोड़ से कुछ ऊपर जो कि वोटर्स थे। इस वक्त जो पिछला सेंसस हुआ उसके मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ वोटर्स हैं, यानी 2 करोड़ वोटर्स बढ़ गए पाकिस्तान के अंदर इस दौरान में, पिछले 5 साल के अंदर। अब ये 2 करोड़ वोटर्स, ये नहीं कि इवनली जिस तरीके से कहा गया बढ़े हैं हर तरफ, कहीं पंजाब में ज़्यादा, कहीं सिंध में, लेकिन जो हमारे दूर अफ्तादा इलाके हैं गालिबन वहाँ पर इस किस्म की ग्रोथ नहीं हुई वोटर्स के अंदर। उसकी वजह से ये आपको एक नज़र आ रहा है कि डिसजॉइंटेड है। कहीं पे 9-10 लाख का एक हल्का है, कहीं पे 1.5 लाख का है, कहीं पे 4 लाख का है। एक एवरेज का जिक्र किया गया, कहा गया 4 लाख के रफली बराबर होना चाहिए असूली तौर पर एक जो हल्का है, लेकिन वो 4 लाख हो नहीं पाएगा। 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके साथ सीटों को बढ़ा के उनको बराबर तौर पर तकसीम किया जाए कि 4, 4.5, 5 लाख का एक हल्का बने, वो नहीं हो सकेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। वो आएगी तो शायद अगला इलेक्शन इस तरीके से होगा। एक और भी चीज़ हमें याद रखनी है कि 2017 में जो इलेक्शन, 2017 में जो सेंसस हुआ और उसके ऊपर कुछ एतराज़ात थे और काफ़ी सारे एतराज़ात थे, और फिर ये कहा गया कि 2018 में कि इन एतराज़ात के साथ हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि इसको रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये एक प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहाँ पर हमारे यहाँ सेंसस एक्सेप्ट नहीं किया गया था मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर, लेकिन उसको कंडीशनली किसी इलेक्शन के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था जो कि 2018 का इलेक्शन था। लगता यूँ है कि इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही मामला करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? इलेक्शन हो जाना ज़रूरी है, एक रेगुलर गवर्नमेंट का आ जाना ज़रूरी है, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और जहाँ पर मुमकिन होगा थोड़ा बहुत ले दे करके शायद वो बराबर करने की कोशिश करें। लेकिन ये हकीकत है, जिस तरीके से जैगम भी बता रहे थे, कि कहीं पे 10 लाख का हल्का है, कहीं पे 1.5 लाख का है, कहीं पे 4 से 5 लाख का है, लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा ऐसी वेरिएशन ना हो
4 से 5 लाख के दरमियान रहे तो मेरे ख्याल में फिर भी एक्सेप्टेबल होगा। बाहर सूरत ये एक जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सिचुएशन है पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए, और शायद इसके लिए आउट ऑफ द ऑर्डिनरी किस्म का रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा या उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शहजाद साहब, जो सियासी जमातें या जहां से भी एतराज़ात आएंगे, आपको लगता है कि वो मशरूत तौर पर आगे बढ़ जाएं? क्योंकि अभी तक भी स्टिल सिचुएशन ऐसी है खुद पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि वो इलेक्शन पर सवाल कर रहे हैं। ये एतराज़ात ज्यादा लंबे और ज्यादा तनाज़े की तरफ भी ले जा सकते हैं या नहीं? ऐसा कोई चांस है? जी हाँ, नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लोग इलेक्शन ना चाहेंगे वो शायद ये एतराज़ात के ऊपर अड़ जाएंगे, लेकिन जो लोग इलेक्शंस चाहेंगे शायद वो इससे आगे निकलना चाहें। अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में यही लाजमी है, और ये सब समझ जाएंगे कि किसी ना किसी तरह की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत होना लाजमी है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर। सूबों में कब तक आप एक बंदोबस्ती निज़ाम के साथ चल सकते हैं, खासतौर पर सूबों के अंदर? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी बात सही है कि जो लोग गालिबन जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है या जिनको बर्फ़ से डर लगता है या इस किस्म के जो बाकी लोग हैं शायद वो इस किस्म के जो एतराज़ात हैं उनको पकड़ के रखें, लेकिन बेहतर यही है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं और किसी भी तरीके से आगे चलें, ताकि फिर अगला कदम ये होगा कि फिर हम दोबारा से बुनियादी तौर पर जब हम जाएंगे नए सेंसस की बुनियाद पे फिर हम उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स करें। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, पाकिस्तान के अंदर सीटों की तादाद ज़्यादा बढ़नी चाहिए ताकि जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है उसकी रिप्रेजेंटेशन बेहतर तौर पे हो सके। ठीक हो गया जी। अफसार साहब, आपके ख्याल में कितना एतराज़ात जायज़ हैं जो उठाए जा रहे हैं, और क्या इतना वक्त है कि इसके अंदर एतराज़ात एड्रेस हो जाएंगे और आराम से स्मूथली इलेक्शन तक का सफ़र तय होगा? एतराज़ात तो हमेशा रहे हैं हल्काबंदियों पे, जितनी बार भी पहले हुई हैं तब भी एतराज़ात रहे हैं। कुछ एड्रेस हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, और अगले सेंसस पे अगली हल्काबंदियों के प्रोसेस पे वो बात चली जाती है। तो ये तो चलता रहता है, इंसानी एक जिबिल्लत भी है। और ज़ाहिर है जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिसमें हम हैं उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अभी भी देखें, जो मेरा ख्याल है कि वो जो इफ्तिखार साहब ने बात की है वो ठीक है कि थोड़ा सा जल्दी इस बात पे हमने बात शुरू कर दी। सिर्फ फाफिन के एतराज़ात आए हैं जिसका इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि जो भी 64 हलकों में 10% से ज़्यादा आबादी की जो बात कर रहे हैं उसकी इलेक्शन एक्ट इजाज़त भी देता है, उसकी जो वजूहात है उनकी इजाज़त देता है। ज़ाहिर है उस पर भी एतराज़ हो सकता है, लेकिन जब तक सियासी जमातें, ख़ास तौर पे छोटे सूबों की सियासी जमातें, वो उनके एतराज़ात में ज़्यादा वज़न होगा। असल बात है वसाइल की तकसीम, कि इनकी बुनियाद पे तमाम सूबों को पैसा जाना है। बात असल वो है मईशत की। अगर हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, जिसकी हम उम्मीद ही सिर्फ कर सकते हैं, तो आप देखिएगा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये वाकई छोटी चीज़ है। पूरे इलेक्शन सिनेरियो में अगर आप देखें जिस पे सबका कंसेंसस है कि असल बात है कि इंतखाबात हो जाएं और हुकूमत ट्रांसफ़र हो जाए उस सियासी जमात को जो सबसे ज़्यादा सीटें ले। असल चीज़ ये है, ये हल्का कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये हमेशा से रहे हैं, ये हमेशा रहेंगे। कहीं पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं रकबा बहुत ज़्यादा है एक हल्के का, कहीं रकबा कम है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें तो आएंगी, लेकिन सब जोर इसलिए लगाते हैं एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा एतराज़ क्यों है? क्योंकि वो शहरी आबादी की सीटें ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसकी बुनियाद पर उनकी बारगेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो। इसी तरह बलोचिस्तान भी चाहता है, इसी तरह KP के कुछ इलाके भी चाहते हैं, इसी तरह पंजाब के कुछ इलाके भी चाहते हैं। तो वजह क्या है? पैसा। अगर हमारे पास पैसा, तेल तो निकलना नहीं यहाँ पर, अगर पैसा आ जाए, हमारी मईशत ठीक हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये छोटी बातों में उलझने की बजाय बड़ी पिक्चर देखेंगे और उसके लिए सब स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, तो मसला ये हुआ कि मईशत बेहतर नहीं है तो हम छोटे छोटे मसाइल में इसीलिए उलझते हैं, तो फोकस रखना चाहिए मईशत पर। पैनल की राय ये है कि कुछ एतराज़ात वाजिब भी हैं, कुछ को एड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि एतराज़ात जब मजीद सामने आएंगे तो पता चलेगा, और कुछ को इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड कर रहा है। मगर स्मूथली इलेक्शन की तरफ बढ़ना और इलेक्शन का इनेकाद होना ताकि अवाम की नुमाइंदा हुकूमत बैठी हो, तो फिर इन तमाम मसाइल का हल बेहतर तौर निकल सकता है। मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।